भारतीय राजनीति में 60 और 70 का दशक काफ़ी उथल-पुथल और अनिश्चितताओं भरा रहा। यही वह दौर था जब देश के दो प्रधानमंत्री का निधन हो गया। 1962 में चीन के विश्वासघात के बाद पंडित नेहरू कभी उभर नहीं पाए, जिसके चलते 1964 में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। वहीं उनके बाद जब लाल बहादुर शास्त्री जी देश की गद्दी संभाले तो पाकिस्तान को करारी शिकस्त मिली, लेकिन ताशकंद समझौते के दौरान उनकी भी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। शास्त्री जी के निधन के बाद इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री बनी। उनके ही नेतृत्व में पाकिस्तान को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी। बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर नया देश बना, लेकिन उन्हीं के ही दौर में देश ने इमरजेंसी भी देखी। आपातकाल का ही असर रहा कि पहली बार कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई और जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई। इंदिरा जी का ही दौर था जब राष्ट्रीय राजनीति में हिमालय पुत्र के नाम से जाने जाने वाले हेमवती नंदन बहुगुणा का उदय हुआ। शुरुआती दिनों में इंदिरा जी के करीबी रहे बहुगुणा जी के उनके साथ राजनीतिक मतभेद इतने गहरे हो गए थे कि उन्हें सत्ता से हटाने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जब कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए तो वो इलाहाबाद पहुंचे। उनके स्वागत के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने हेमवती नंदन बहुगुणा को बुलाकर कहा कि वो नेहरू के स्वागत के लिए एक बड़ी और भव्य रैली का आयोजन करें। बहुगुणा जी ने पुरुषोत्तम लाल टंडन पार्क में लोगों की भीड़ जमा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। जब रैली हुई तो टंडन पार्क लोगों से खचाखच भर गया, लेकिन बहुगुणा जी को मंच पर नहीं जाने दिया गया। वो भीड़ के पीछे चले गए और चाट खाने लगे। अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया, बिजली चली गई और सब कुछ सुनाई देना बंद हो गया। लोग बेचैन हो उठे। इस दौरान भीड़ के बीच से बहुगुणा की आवाज़ उठने लगी। बहुगुणा जी दौड़ते हुए मंच पर पहुंचे। जैसे ही उनके कदम मंच पर पड़े, बिजली वापस आ गई। लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में ही बहुगुणा जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। इस रोचक किस्से को अपनी किताब ऑल द जनता मैन में दर्ज किया है मशहूर पत्रकार जनार्दन ठाकुर ने। ये वो किस्सा है जिससे बहुगुणा जी की राजनीतिक चतुराई और भविष्य में उनके राजनीति में आने और आकर छा जाने को बखूबी समझा जा सकता है। बहुगुणा जी के शुरुआती दिनों की राजनीति का एक और किस्सा है। 1952 में पहले संसदीय चुनाव में राजकुमारी अमृत कौर को हिमाचल प्रदेश की मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस ने मैदान में उतारा। वो कभी पहाड़ों पर नहीं गई थी, जहां वो कुछ ही दिनों में जाकर के परेशान हो गई और उन्होंने पंडित नेहरू को फ़ोन कर बोला, जवाहर, ये तुमने मुझे कहाँ भेज दिया? मेरे लिए यहाँ पर बड़ी मुश्किल हो रही है, किसी को मेरी मदद में भेजो। जिसके बाद पंडित जी ने लाल बहादुर शास्त्री जी से कहा, वो पहाड़ी लड़का बहुगुणा आजकल कहाँ है? उसे मंडी में अमृत के चुनाव प्रचार के लिए जल्दी भेजो। जिसके बाद बहुगुणा जी वहां पहुंचे। उन्होंने वहां पर 2 महीने तक राजकुमारी अमृत कौर के चुनाव प्रचार के लिए जमकर काम किया। चुनाव जीतने के बाद दिल्ली लौटकर अमृत कौर ने नेहरू से बहुगुणा जी की खूब तारीफ की। जिसके बाद पंडित नेहरू की नज़र में बहुगुणा जी आ गए। 25 अप्रैल 1919 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र के बुघानी गांव में जन्मे बहुगुणा जी का परिवार आगे चलकर इलाहाबाद में शिफ्ट हो गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए बहुगुणा जी ने किशोरावस्था में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। उन्होंने अपने सभी विधानसभा चुनाव तत्कालीन इलाहाबाद जिले की ही सीटों से लड़ा। पहली बार 1952 में विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए, फिर 1957 से लगातार 1969 तक और 1974 से 77 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। वर्ष 1967 में उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त व परिवहन मंत्री बने। बहुगुणा जी ने 8 नवंबर 1973 से 4 मार्च 1974 तक और दूसरी बार 5 मार्च 1974 से 29 नवंबर 1975 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का दायित्व निभाया।
बहुगुणा जी ने 1971 में पहली बार लोकसभा चुनाव में विजय हासिल की। 2 मई 1971 को इंदिरा जी के साथ उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में संचार राज्य मंत्री का पदभार ग्रहण किया। इसके बाद इंदिरा जी ने उन्हें वापस उत्तर प्रदेश भेज दिया था बतौर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहने के दौरान इंदिरा जी से बहुगुणा जी के मतभेद के चलते इमरजेंसी के बाद 77 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो बहुगुणा जी लोकसभा पहुंचे और केंद्रीय मंत्रिमंडल में पेट्रोलियम, रसायन व उर्वरक मंत्री बने। इसके बाद फिर कांग्रेस में वापसी हुई और 1980 में गढ़वाल सीट से कांग्रेस से फिर लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए, लेकिन वापसी सुखद नहीं रही। इंदिरा जी से मतभेद और अपेक्षित सम्मान न मिलने के चलते कांग्रेस में अधिक समय तक न रह सके और इस्तीफा दे दिया। पार्टी से इस्तीफा देने के साथ ही गढ़वाल सीट पर उपचुनाव की घोषणा हुई। इंदिरा जी ने उपचुनाव को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया। उन्हें हराने के लिए यथासंभव हर जतन किए, लेकिन फिर भी कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव हार गए। ये किस्सा जानने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री काल का वो किस्सा जानना जरूरी है जिसके कारण इंदिरा जी के साथ उनके मतभेद शुरू हुए। इंदिरा जी ने 1974 में बहुगुणा जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर लखनऊ भेजा, लेकिन कुछ दिनों के भीतर ही उनके और इंदिरा जी के बीच मतभेद शुरू हो गए। खुद बहुगुणा जी ने बीबीसी से बातचीत करते हुए कहा था, मेरे मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही मेरे और इंदिरा जी के बीच एक बुनियादी बात पर झगड़ा हो गया। उनका ख्याल था कि मैं हर काम उनसे पूछ कर करूँगा। मेरा मानना था कि बैक सीट से ड्राइविंग संभव नहीं है। इतने बड़े प्रदेश को चलाने के लिए मुख्यमंत्री को अपना फैसला खुद लेना होगा। मैंने उनसे साफ कहा था कि मेरे कंधे पर आपका सिर नहीं हो सकता। वो चाहती थी कि मैं उनके बेटे संजय को लेकर उत्तर प्रदेश में घूमूं, जैसे कि राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के मुख्यमंत्री उस समय कर रहे थे। उसी दौरान इंदिरा जी और उनके बेटे संजय गांधी की सलाह पर उद्योगपति के बिरला ने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा का चुनाव लड़ा। हालांकि उन्होंने बिरला जी को पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी नहीं बनाया था। संभवतः इंदिरा जी ने अपनी प्रगतिशील राजनीतिक छवि को बचाने के लिए ऐसा किया होगा। इस बात को देखा जाता। बहुगुणा जी ने इंदिरा जी से अनुरोध किया कि यदि वो चाहती हैं कि बिरला जी की जीत पक्की हो तो उन्हें पार्टी के 8 उम्मीदवारों की ही सूची में शामिल करें, पर इंदिरा जी ने इनकार कर दिया और बिरला जी कांग्रेस के 9वें अघोषित प्रत्याशी के रूप में मैदान में जमे रहे। इंदिरा जी के प्रतिनिधि यशपाल कपूर बिरला जी के पक्ष में अतिरिक्त वोट जिताने के लिए लखनऊ पहुंचे। उन्होंने राज्य के अतिथि गृह में डेरा डाल दिया। यशपाल कपूर की वोटों की खरीद फरोख्त जारी थी। इससे बहुगुणा जी नाराज थे। उन्होंने कपूर को सरकारी अतिथि गृह को खाली करने के लिए कह दिया। कपूर ने उनके आदेश की उपेक्षा की तो बहुगुणा ने उनका सामान अतिथि गृह से बाहर कराकर संदेश दिया कि वो प्रदेश की सियासत में किसी तरह की दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुगुणा जी ने राज्यसभा के चुनाव में बिरला जी का खुला विरोध किया। उन्होंने सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष से भी उन्हें हराने की अपील की। बहुगुणा जी ने खुला मतदान कराया, जिसका परिणाम हुआ कि के बिरला चुनाव में पराजित हो गए। बिरला जी ने अपनी आत्मकथा में इस चुनाव की चर्चा करते हुए लिखा है कि संजय का सुझाव था कि मैं उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ूं। उन्होंने इंदिरा गांधी से बात की और वादा किया कि उनकी पार्टी की सहानुभूति मेरे साथ रहेगी। उन्होंने यशपाल कपूर को मेरी जीत सुनिश्चित करने के लिए लखनऊ भेजा था, क्योंकि चंद्रभान गुप्त और विपक्ष का भी समर्थन मुझे हासिल था। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई, वह थी हेमवती नंदन बहुगुणा का विरोध। मैं उन्हें 1960 से जानता था। उनसे अधिक चालाक राजनीतिज्ञ मुझे कभी नहीं मिला। वो मेरे घोर विरोधी थे। हार के बाद बिरला जी दिल्ली में संजय गांधी और इंदिरा गांधी से मिले। उन्होंने कहा, यदि मुख्यमंत्री को दल के नेता के साथ विश्वासघात करना था तो मुझे
चुनाव में खड़े होने के लिए प्रस्तावित करने का क्या तुक था। संजय जी ने उन्हें तसल्ली दी, कहा कि उनकी मां ने बहुगुणा जी पर भरोसा किया था, लेकिन उन्होंने उनके साथ धोखा किया। संजय इस बात को लेकर काफ़ी क्रोधित थे। इंदिरा जी भी बहुगुणा से नाराज़ थी। बेपरवाह बहुगुणा जी ने किसी सफाई की भी ज़रूरत नहीं समझी। असलियत में उस दौरान बहुगुणा जी का हर कदम इंदिरा गांधी और संजय से दूर कर रहा था। इंदिरा जी के निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली के जिलाधिकारी का बहुगुणा ने इसी दौरान ट्रांसफ़र कर दिया। संजय ने ट्रांसफ़र रोकने को कहा। बहुगुणा जी ने यह कहते हुए साफ इनकार कर दिया कि इससे दूसरों पर गलत असर जाएगा। बहुगुणा जी किसी संविधानेतर सत्ता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। एक तरफ संजय गांधी लगातार प्रभावी हो रहे थे और केंद्र से लेकर राज्यों तक की कांग्रेस सरकार उनके सामने दंडवत थी, वहीं दूसरी तरफ बहुगुणा जी उनकी लगातार अनदेखी कर रहे थे। इंदिरा जी के निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली के जिलाधिकारी का बहुगुणा ने इसी दौरान ट्रांसफ़र कर दिया। संजय ने ट्रांसफ़र रोकने को कहा। बहुगुणा जी ने यह कहते हुए साफ इनकार कर दिया कि इससे दूसरों पर गलत असर जाएगा। बहुगुणा जी किसी संविधानेतर सत्ता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। बहुगुणा जी यही नहीं थमे। नेतृत्व के इच्छा के विपरीत वे लगातार आगे बढ़ रहे थे। जेपी का संपूर्ण आंदोलन इसी दौरान उफान पर था। गुजरात, बिहार से आंदोलन देश के अन्य हिस्सों में लगातार विस्तार ले रहा था। सिर्फ राज्य की कांग्रेस सरकारें ही नहीं, केंद्र की सरकार भी निशाने पर थी। जेपी और इंदिरा जी का सीधा टकराव हो रहा था। उधर उत्तर प्रदेश पहुंचे जेपी को मुख्यमंत्री बहुगुणा ने राज्य अतिथि का दर्जा देकर राजभवन में टिकाया। समर्थकों की राय में स्वतंत्रता संघर्ष के अग्रणी नायक जेपी के प्रति बहुगुणा जी के मन में अपार श्रद्धा थी। इसका एक दूसरा पहलू यह भी था कि वे जेपी को नरम रखकर उत्तर प्रदेश में उनके आंदोलन की तीव्रता को रोकना चाहते थे। बहुगुणा जी का मकसद जो भी रहा हो, मुख्यमंत्री के तौर पर उनके तमाम फैसले उनकी विदाई तय कर रहे थे। यही कारण रहा कि 29 नवंबर 1975 को उनका इस्तीफा हो गया। हालांकि बहुगुणा जी के इस्तीफे के पहले ही देश में इमरजेंसी लग चुकी थी। जून 1975 यही वह तारीख थी जिसने देश में इमरजेंसी लगाने की बुनियाद रखी। इसी दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए गलत तौर तरीके अपनाने का दोषी पाया और उनका चुनाव रद्द कर दिया। दरअसल राजनारायण ने 1971 में रायबरेली लोकसभा सीट से इंदिरा गांधी के हाथों शिकस्त झेलने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था कि इंदिरा जी ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। शीर्ष अदालत ने 25 जून 1975 को हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री पद पर बने रहने की इजाज़त दे दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद इंदिरा सरकार के मंत्री बंसीलाल ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री बहुगुणा जी को फ़ोन कर तंज कसते हुए कहा, बहुगुणा जी आपने ये क्या करा दिया, हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी लेकर दिल्ली पहुंचिए। बहुगुणा जी इस फैसले के बाद तब हाई कोर्ट में वकालत कर रहे अपने बेटे विजय बहुगुणा को फैसले की प्रति लेकर दिल्ली चलने को कहा। बहुगुणा दिल्ली में अपने पुत्र के साथ इंदिरा जी से जब भेंट करने पहुंचे तो उस समय बंसीलाल सहित पूरी मंडली वहां मौजूद थी, जो किसी भी हालत में प्रधानमंत्री पद से इंदिरा गांधी के इस्तीफे के खिलाफ थी। बहुगुणा जी की विरोधी लॉबी पहले से ही इंदिरा जी के कान भरने में लगी थी। हाई कोर्ट के फैसले ने रही सही कसर को पूरी कर दी। बंसीलाल ने कहा, हमारे हरियाणा में होता तो देखते इंदिरा जी कैसे हारती। उन्होंने कहा, इसीलिए इलाहाबाद में प्रधानमंत्री होते हैं और हरियाणा से मुख्यमंत्री। हम लोग न्याय प्रक्रिया में कभी हस्तक्षेप नहीं करते। दरअसल माना जाता है कि बहुगुणा जी उन नेताओं में शामिल थे जो चाहते थे कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद इंदिरा जी इस्तीफा दे दें और कुछ समय के लिए जिम्मेदारी अपने करीबी स्वर्ण सिंह को सौंप दें, लेकिन उन्होंने इमरजेंसी का रास्ता चुना। भारत में इमरजेंसी 25 जून 1975 को लगाई गई, जो 21 मार्च 1977 यानी 21 महीने तक लागू रही। इस दौरान चुनाव स्थगित हो गए, लोगों के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। इंदिरा जी ने अपने
राजनीतिक विरोधियों को जेल में बंद करवा दिया और प्रेस पर भी बैन लगा दिया। इंदिरा जी के बेटे संजय गांधी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर पुरुष नसबंदी अभियान चलाया गया। लोक नारायण जयप्रकाश ने इसे भारतीय इतिहास की सबसे काली अवधि बताया। इमरजेंसी लागू होने के करीब 2 साल बाद इंदिरा जी ने अपने पक्ष में विरोध की लहर तेज होती देख लोकसभा को भंग कर नए सिरे से चुनाव कराने की सिफारिश कर दी। हालांकि यह फैसला उनकी पार्टी और उनके लिए घातक साबित हुआ। खुद इंदिरा जी को रायबरेली संसदीय क्षेत्र से हार का सामना करना पड़ा। जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र की सत्ता में आई और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। भारतीय राजनीति का यह महत्वपूर्ण समय था क्योंकि 30 साल बाद देश में कोई गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। इमरजेंसी के बाद जब 1977 में आम चुनाव की घोषणा हुई तो बहुगुणा जी ने अपनी पार्टी बनाकर जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ने के लिए जगजीवन राम से कई बार गुप्त मुलाकातें की। जनार्दन ठाकुर अपनी किताब में लिखते हैं, बहुगुणा ने बहुत होशियारी से इस दौरान ऐलान करवा दिया था कि वो यूपी निवास में बीमार पड़े हैं। इस दौरान उनके कमरे में डॉक्टरों का आना जाना लगा रहता था, जिससे ये खबर फैल गई कि बहुगुणा वाकई में गंभीर रूप से बीमार हैं। उन्होंने आगे लिखा कि जैसे ही रात होती वो चुपचाप एक कंबल ओढ़कर जगजीवन राम के 6 कृष्ण मेनन वाले निवास में पहुंच जाते। वहां वो न सिर्फ जगजीवन राम से बातें करते बल्कि उनकी पत्नी और बेटे सुरेश राम से भी बतियाते। फिर वो उसी भेष में शाही इमाम से मिलने जामा मस्जिद चले जाते। शुरू में उनको राजी करना भी बहुत मुश्किल था, लेकिन जब बहुगुणा जी ने उन्हें समझाया कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे तब जाकर बाबूजी यानी जगजीवन राम राजी हो गए। खैर, बहुगुणा जी के समझाने के बाद बाबू जगजीवन राम ने उनके साथ मिलकर कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नाम से नई पार्टी बनाई। इस बीच जयप्रकाश नारायण के कहने पर उन्होंने जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा। बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में से एक थे, लेकिन प्रधानमंत्री चुने गए मोरारजी देसाई। नाराज जगजीवन राम ने मोरारजी देसाई के शपथ ग्रहण समारोह से दूरी बनाए रखी। जेपी के काफ़ी समझाने के बाद वह कैबिनेट का हिस्सा बने और उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया गया। वहीं बहुगुणा जी पेट्रोलियम, रसायन व उर्वरक मंत्री बने। बताया जाता है कि इसी दौरान बाबू जगजीवन राम के बेटे की आपत्तिजनक तस्वीरों को लेकर सदन में काफ़ी हंगामा हुआ। दरअसल 1978 में उनके बेटे सुरेश राम की एक महिला के साथ आपत्तिजनक फ़ोटो मैगजीन में छपी थी। बाद में उनके बेटे ने उस महिला से शादी कर ली थी। बता दें कि 1980 में हुए लोकसभा चुनाव में जगजीवन राम को जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था, लेकिन जनता पार्टी को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। जनता पार्टी की सरकार 2 साल से अधिक नहीं चल पाई और बहुगुणा जी ने एक बार फिर से इंदिरा जी के कांग्रेस का दामन उनकी अपील पर थाम लिया, लेकिन फिर इंदिरा जी से उनकी कभी नहीं बनी और उन्हें फिर से कांग्रेस छोड़नी पड़ी। बहुगुणा जी ने एक बार बीबीसी से खुद बताया था कि मैं जनता पार्टी और बाद में चरण सिंह के साथ बहुत खुश नहीं था। इंदिरा गांधी के लोगों ने मुझसे संपर्क किया था, उन्होंने मुझे अपनी पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बनाया, लेकिन चुनाव जीतने के बाद मेरी अवहेलना करनी शुरू कर दी और मेरे लिए उनके पार्टी में सम्मान के साथ रहना मुश्किल हो गया था। मैंने न सिर्फ उनकी पार्टी छोड़ी बल्कि गढ़वाल सीट से भी इस्तीफा दे दिया था। बहुगुणा जी के इस्तीफे के बाद गढ़वाल सीट पर उपचुनाव की घोषणा हुई। बहुगुणा जी अपनी नवगठित डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी से मैदान में उतरे। तराजू उनका चुनाव निशान था। इंदिरा जी ने इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया। कांग्रेस से उनके विरुद्ध चंद्रमोहन नेगी को उतारा गया। नेगी को इंदिरा गांधी के प्रतिनिधि के तौर पर देखा गया। बहुगुणा जी के विद्रोह का पहाड़ का एक बड़ा वर्ग कायल था।
बहुगुणा जी ने चुनावी सभा की तो इतनी भीड़ जमा हो गई कि पांव रखने के लिए ज़मीन तक नहीं बची। तब ये भी अटकलें लगाई गई कि बहुगुणा की ज़मीनी ताकत को आंकने के लिए इंदिरा जी गोपनीय तरीके से देहरादून पहुंची और उन्होंने परेड ग्राउंड में एक स्थान पर गुप्त रूप से उनका भाषण सुना। इंदिरा जी ने बहुगुणा को उन्हीं की ज़मीन पर हराने की जिद ठानी थी। चंद्रमोहन सिंह नेगी के समर्थन में केंद्रीय सत्ता के साथ ही आधा दर्जन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने उपचुनाव में अपनी साझा ताकत झोंक दी थी। कांग्रेस इस चुनाव को लेकर इतनी गंभीर थी कि क्षेत्र को 4 सेक्टर में बांटकर उसकी कमान 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीपी सिंह, हरियाणा के मुख्यमंत्री भजन लाल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रामलाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह और पंजाब के मुख्यमंत्री दरबारा सिंह ने संभाल रखी थी। परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा जी खुद चुनाव प्रचार में उतरी और गढ़वाल में 15 से अधिक सभाएं की। ऐसा भी एक दिन था जब 11 राज्यों के मुख्यमंत्री इस इकलौते चुनाव क्षेत्र में उतरे। केंद्र, उत्तर प्रदेश और विभिन्न राज्यों के 100 से अधिक मंत्री प्रचार अभियान के दौरान वहां डेरा डाले रहे। हरियाणा के भजन लाल वहां की पूरी जनता पार्टी के साथ दल बदल कर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। वफादारी साबित करने की होड़ में मतदान के दिन उन्होंने हरियाणा पुलिस के तमाम जवान सादी वर्दी में बूथों पर सक्रिय कर दिए। 14 जून 1981 को मतदान हुआ। व्यापक हिंसा में 2 मौतें हुई। बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर संगठित कब्जे, मतपत्रों की लूट और हिंसा की अनेक घटनाएं हुई। शिकायतें दोनों ओर से थीं। चुनाव आयोग के सचिव एम वी गणेशन के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम की जांच रिपोर्ट में मतदान निरस्त करके पुनर्मतदान की सिफारिश की गई। दोबारा मतदान हुआ। मुख्य चुनाव आयुक्त श्याम लाल सकधर ने मतदान की नई तारीख 19 मई 1982 निश्चित की। संयोग से 2 साल पहले इसी तारीख को बहुगुणा ने लोकसभा की सदस्यता छोड़ी थी। सत्ता दल की तैयारियों और कोशिशों में इस बार भी कोई कसर नहीं थी। बावजूद इसके बहुगुणा चुनाव जीत गए। उन्हें 1,49,669 और पराजित कांग्रेस उम्मीदवार चंद्रमोहन नेगी को 1,20,645 मत मिले। इस चुनाव में कुल 2,80,704 मत पड़े थे। अन्य 4 प्रत्याशियों की उपस्थिति प्रतीकात्मक रही। कांग्रेस ने बहुगुणा जी से हार का बदला इलाहाबाद में 1984 के लोकसभा चुनाव में लिया। तब वह कांग्रेस उम्मीदवार अमिताभ बच्चन से चुनाव हार गए, जिसके बाद उनका राजनीतिक जीवन कभी उठ नहीं पाया। बहुगुणा जी शायद उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाए जिसकी कि उनके प्रशंसक या वो खुद उम्मीद करते थे, लेकिन एक बात तय थी कि वो आम राजनेताओं से काफ़ी हटकर थे।